उन लड़कों ने मुझे बहुत ज्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए ले गए। जब पांचों लड़कों ने मेरे जिससे अपनी हवास पूरी कर ली तो अचानक उनका छठ दोस्त भी ये गया। मगर वो जैसे ही कमरे में अंदर आया तो उसकी चीखें निकाल गईं, क्योंकि हालात इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बड़े में उसने कभी सोचा भी नहीं होता, या यूं कहें कि कभी कभी जरूर से ज्यादा ख्वाहिशें इंसान को खत्म कर देती है। और मैं भी न कभी पूरी होने वाली ख्वाहिशें के सफर पर निकाल ही थी। मैं रात 12 बजे से उसे छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी और एक के बाद एक दूसरे लड़कों ने मुझे नच डाला था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन यह सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से अपनाया था। ना ही मुझे अपने कपड़ों का होश था और ना ही जिसमें उठने वाली दर्द भारी लहर का। दो ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा सर तन जख्मी हो गया। मेरे साथ की हवास पूरी करने आने वाले हैं और मुझे पूरी खुशी से उन्हें वक्त देना है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। यह सब मैं एक भारी कीमत के आवाज कर रही थी, इसीलिए पीछे हटे का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशें मुझे उसे रास्ते पर ले आई थी जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजरते की हामी भर ली थी। आम हालात में तो किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं, लेकिन मैं जी जगह के ही थी। वहां मुझे यह फैसला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा था। वह सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों नौजवानों ने लम्हों में मुझ में पर काबू प्रकार मुझे पूरी तरह अपनी हवास का निशाना बना लिया था। यह पहले दफा था जब मुझे किसी मर्द ने छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का भी कमरे के अंदर चला आया। मैंने गहरी सांस बाहर निकालो। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह खाने लगा कि इतना वक्त नहीं है। मेरे पास बाहर उसके और भी दोस्त इंतजार में बैठे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहाने निकले। वह फौरन ही मेरे पास चला आया और मेरे आंसुओं को नजरअंदाज करता अपनी सिद्धते मुझ में पर बिगड़ना लगा। मेरे तन में बर्दाश्त की शक्ति खत्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह उतना ही मुझ में पर हैवी होने लगा। ऐसा गा रहा था जैसे उसे इस खेल में मजा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वह पहले से भी ज्यादा जोश में मेरे करीब आता, इसलिए अब मैं उसे रोकने की गलती नहीं कर रही थी और खामोशी से खुद पर गुजरते वाली इस कयामत को बर्दाश्त कर रही थी। 1.5 घंटे तक वह अपने प्यास बुझाता रहा और जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गार्डन पर छोड़ दिए और खाने लगा कि अगर इसे दोबारा मौका मिला तो वह मेरे साथ दोबारा वक्त जरूर गुजरते आएगा। उसके जान के बाद मैंने एक निगाह अपने तन पर डाली तो मैं कैंप गई, जिसका कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां झक मौजूद ना हो। तीसरी नौजवान ने तो हद से ज्यादा मुझ में पर जख्म कर मुझे जख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पड़ चुके हैं। और फिर बच्चे, उन 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवास का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ में पर जरा भी रम नहीं आया था, और आता भी क्यों? उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वह तो अपना अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और यह एक रात मेरी जिंदगी की काली गनी रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मेरी आंखें बैंड होने लगी थीं और तभी उन लड़कों ने मुझे बताया कि उनका एक छोटा दोस्त भी ये गया है। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बच्ची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती या इस बात का विरोध कर। शक्ति जैसे ही छाता लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेरे बिस्तर के करीब आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकाल गईं। उसकी चीखें क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बेड करके भी डिग्रियां हाथों में लिए सड़कों की धूल समेत रहे होते हैं। इस बात का सही तरीके से अंदाज मुझे उसे वक्त हुआ जब मैं नौकरी की तलाश के लिए निकली। हर कंपनी के आगे नौजवानों की एक बड़ी सी लाइन लगी होती है जो अपनी बड़ी के इंतजार में थे। ऐसे में मुझे ऐसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी जिसके पास ना ही तजुर्बा था और ना ही कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी जरूर बन चुकी था।
क्योंकि बाबा के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। बाबा घर में एक अकेले ही कमाने वाले थे और हम 3 बहाने बिन ब्याही घर में मौजूद थे। मेरी बद्दी बहन पढ़ी लिखी चुकी थी, इसीलिए कमाने की जिम्मेदारी उसकी वजह मेरे कंधों पर ए गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने ए गए। मैं तो बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझ रही थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि बाबा कितने जतन करके हमारे लिए रोटी कमाते थी। हमेशा ही बाबा से इस बात पर नाराज रहती थी कि वह हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराजगी पर बाबा का चेहरा हमेशा उतार जाता। वो बड़ी मोहब्बत से मुझे पुकार कर कहते, मधु बेटी, तू फिक्र ना कर, एक दिन तेरे भाग भी जग उठाएंगे। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में आता नजर ही नहीं आता था। और फिर बाबा नींद में ही ईश्वर को प्यार हो गए। और जब हम पर सुबह यह बात खली कि बाबा हमारे बीच नहीं रहे हैं, तब हमें इस बात का एहसास हुआ कि बाबा हमारे लिए कितने हम थे जब तक वह हमारे सरों पर मौजूद थे। काम से काम दुनिया की बुरी नजरों और रोटी जैसी बुनियादी जरूर से तो हम वंचित नहीं थे। बाबा के निधन के कुछ दिन बाद तक तो आप पड़ोस वालों और खानदान वालों ने हमारी मदद की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है मजबूरन। मुझे ही नौकरी की तलाश के लिए घर से निकालना पड़ा और मुझे समझ आ गया कि औरतें के लिए बाहर की दुनिया किस कादिर मुश्किल है। किसी भी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली थी। हर कंपनी के बाहर 1000 नौजवान पहले ही खड़े होते। मैंने स्कूलों का रुख किया तो यह देखकर मेरी हालात खराब हो गई कि आधे दिन से भी ज्यादा काम करने के बदले सिर्फ 6000 मिल रहे थे, जिसमें से घर के बिल में सारे रुपए चल जाते। इसमें भी हर स्कूल वाले मुझे मेरा तजुर्बा पूछते और मेरा मुंह खाली रह जाता। बहुत तलाश करने के बावजूद भी कोई नौकरी ना मिली तो मेरी एक दोस्त के भाई के जारी से मुझे एक पिज्जा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। यह शहर के एक भीड़ भाड़ इलाके में बना हुआ पिज्जा हाउस था, जहां हर वक्त ही मर्दों की बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती थी। कल रंग का फाइटिंग डर पेट को मेरे प्ले कर दिया गया जी, पर पिज्जा हाउस का नाम लिखा था और मुझे अगले दिन से ही नौकरी पर बुला लिया गया। उसे नौकरी के बड़े अजीब अजीब से काम थे जो मुझे पूरे करने थे। उन्हें एक मॉडर्न सी लड़की वेटर के नाम पर चाहिए थी, जिसके छोटे छोटे से बाल कंधों पर फाइल हुए हों और वह बहुत सर मेकअप करके डाइनिंग हॉल में खड़ी हो। मैं यूनिफॉर्म अपने बैग में डालकर वापस घर लौट आई थी। मैं अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि मुझे यह नौकरी करनी है या नहीं, क्योंकि यह मेरे लिए एक बहुत ही मुश्किल काम था। बाबा की मौजूदगी में कभी बिना जरूर घर से निकालने की नौबत भी पेश नहीं आई थी, और पिज्जा हाउस में तो इतने सारे मर्दों के बीच इतने टांग कपड़े पहनकर खड़े होना मेरे लिए एक बहुत ही घुटन भारत काम था। मगर भूख इंसान से सब कुछ करवा ही लेती है। मैं वहां से वापस घर आई तो मेरी माँ दरवाजे पर ही परेशान सी खड़ी लगी कि बेटा, बिजली के मी वाले आए थे और उन्होंने हमारी बिजली कट दी है। माँ की बात सुनकर मेरा दिल धक से बैठ गया था। गर्मी जोरों पर थी और ऐसे में बगैर बिजली के गुजर करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन पिछले 2 महीने से हम दिल नहीं चुका पे थे और शायद इसीलिए हमारी बिजली काट दी गई थी। माँ के आंसू ने मेरे लिए फैसला को बहुत आसान कर दिया था। मैंने माँ को गले लगाया और उन्हें बताया कि मुझे एक अच्छी जगह नौकरी मिल गई है और कल से मुझे नौकरी पर जाना है। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि अब तुम ही मेरा बाजू हो और तुम्हें ही अपनी दोनों बहनों की शादियां करनी है। माँ ने एक भारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी थी और मैं सोच रही थी कि मैं यह जिम्मेदारी कैसे निभाऊंगी, लेकिन मुझे यह फर्ज निभाना था। माँ पूछ रही थी कि मुझे नौकरी कहाँ मिली है, लेकिन मैं उन्हें नहीं बताना चाहती थी कि मुझे कहाँ नौकरी मिली है। इसीलिए मैंने माँ से कह दिया कि एक किसी कंपनी में एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरी नौकरी का वक्त दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक था और यह बात मैंने बड़ी मुश्किल से माँ को बताई थी। मेरी नौकरी का वक्त जानकर वह हैरत से मेरी तरफ देखने लगी कि यह कौन सी कंपनी है जहां दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। मैंने झूठ का दिया कि यह एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कड़वायस घंटे चलती है। इस वक्त हमें पैसों की इतनी जरूरत थी कि माँ ने और ज्यादा सवाल करने की बजाय मुझे तरक्की की ढेर सारी दुआएं दी और अगली दोपहर 2 बजाते ही पिज्जा हाउस के लिए रावण हो गई। मुझे क्या खबर थी कि यहां से मेरी किस्मत मुझे कहां ले जाने वाली है।
मैंने अपना यूनिफॉर्म पिज्जा हाउस में आकर बदली थी। मैनेजर ने मुझे पिज्जा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और खाने लगा। आज तुम्हारा पहले दिन है, इसीलिए तुम हर आते जाते को पिज्जा हाउस के दरवाजे के करीब ही खड़ा कर दिया और खाने लगा। आज तुम्हारा पहले दिन है, इसीलिए तुम हर आते जाते को इज्जत से वेलकम करोगे और गुस्सा होकर कहा कि यह कैसा मुंह उठाकर ए गई हो, जो पहले मेकअप करो। मैनेजर की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई, क्योंकि मेरे पास मेकअप नहीं था। वहां मौजूद एक दूसरी लड़की ने अपने मेकअप से मुझे गहरी सुर्खी लगे। वह बड़ी तेजी से मेरे चेहरे पर अपना हाथ चला रही थी और उसके बाद जब मैंने आईने में खुद को देखा तो हैरान रह गई। मुझे मालूम था कि मैं खूबसूरत हूं और मेरा रंग भी बहुत साफ है, लेकिन थोड़े से मेकअप के बाद मैं पूरी तरह निखार गई थी। मैं खुद को आईने में देख रही थी। जब वह लड़की खाने लगी कि यह लोग खूबसूरती देखकर ही तो यहां रखते हैं, वरना काम करने को तो बहुत से लोग मिल जाते हैं, मैं जान गई थी कि यह नौकरी मुझे मेरी काबिलियत की वजह से नहीं बल्कि खूबसूरती की वजह से मिली है। नौकरी का यह पहले दिन मेरे लिए बहुत ही भारी था। मैं 3 बजे से दरवाजे पर खड़ी आने वाले मर्द और औरतें को वेलकम कर रही थी। यहाँ औरतें की तादाद काम ही आई थी, ज्यादातर मर्द ही ये रहे थे। रात गए तक मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो चुका था और अभी मुझे वापस बेसन धक्के खाता हुए घर भी पहुंचाना था। 12 बजे के करीब मैं घर पहुंची थी। माँ मेरे इंतजार में जग रही थी। मैंने माँ के साथ बैठकर खाना खाया और फौरन ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे बाबा की बहुत याद आ रही थी। बाबा मेरे सबसे ज्यादा नखरे उठाया करते थे, फिर भी मैं हमेशा उनसे किसी न किसी बात पर रूठ जाती थी। पैरों की तकलीफ से तड़पते तड़पते कब मुझे नींद ग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन मैं फिर 2 बजे के करीब घर से निकाल गई थी। आज मुझे दरवाजे के पास खड़ा नहीं किया गया था, बल्कि ऑर्डर लेने का काम दिया गया था। यह काम मुझे थोड़ा सा आसान लगा था, लेकिन कुछ ही देर में अंदाज हो गया कि यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। मैं जिसके पास भी ऑर्डर लेने के लिए जाती, उनमें से अक्सर मर्द मुझे सर से पांव तक देखते और मुस्कुराते। बदले में मुझे भी मुस्कुराहट जाहिर करनी पड़ती, क्योंकि यह मेरी नौकरी का नियम था। जानबूझकर ऑर्डर देने में काफी वक्त लगाते और कभी कभी तो ऑर्डर हर वक्त इस कादिर करीब ए जाते कि मेरा सांस रुकने लगता। यह पिज्जा हाउस मुझमें जैसी वेटर की वजह से ही चल रहा था। इस बात का अब मुझे अच्छी तरह अंदाज हो गया था कि यहां आने वाले ज्यादातर मर्द लड़कियों की वजह से ही आते थे। दिन तेजी से गुजर रहे थे और मुझे यहां नौकरी करते करते महीना हो गया था। उसे 1 हफ्ते में काफी कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए बहुत ही अजीब था। मर्दों की अजीब अजीब निगाहें, ऑर्डर देने के बहाने करीब आना और डबल मीनिंग शब्दों का तबादला। लेकिन उसे नौकरी की सबसे अच्छी बात यह थी कि तनख्वाह से हटकर उसे 1 महीने में टिप के काफी पैसे जमा हो गए थे। मैंने उन पैसों से बिजली का बिल पे किया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं पिज्जा हाउस के माहौल की आदी होती जा रही थी। 5 लड़के रोज ही शाम के वक्त सबसे कोनी वाली टेबल पर बैठ जाते। मैं ही उनके पास ऑर्डर लेने के लिए जाती थी। वह 5 ही 25 साल के नौजवान थे, जो मुझे गहरी उसे देखा करते थे। आज भी मैं उनके पास ऑर्डर लेने के लिए गई तो उनमें से एक पूछने लगा, तुम यहां बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने हाँ कह दिया। उसने फौरन ही अपना कार्ड निकालकर मेरे आगे रखा और खाने लगा। तुम बहुत ही शरीफ लड़की लगती हो। अगर कभी किसी मदद की जरूर पड़े तो याद कर लेना। बिना सोच समझे ही मैंने वह कार्ड उठाकर अपने कोट की जब मैं रख लिया तो वह मुस्कुरा उठा। उसके बाद यह सिलसिला चल पड़ा। रोज ही मैं उनका ऑर्डर लेने जाती और उनमें से कोई ना कोई मुझे कोई सवाल पूछ लेट। रोजाना होने वाली इस मुलाकात की वजह से हम थोड़ी फ्रेंडली से हो गए थे। दूसरा महीना भी पलक झपके ही गुजर गया था और फिर माँ ने एक दिन मुझे बताया कि तुम्हारी बड़ी बहन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और वह लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ की बात सुनकर मैं परेशान हो गई, क्योंकि अभी तो मैंने घर का खर्चा ही अपने कंधे पर उठाया था। शादी की जिम्मेदारी का मैं सोच भी नहीं। शक्ति थी। माँ खाने लगी, तू अपनी कंपनी से लोन ले लो। कितनी बड़ी कंपनी है, लाख रुपए भी लोन मिल गया तो तेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। मेरी बड़ी बहन भी 20 साल की हो रही थी और माँ उसकी तरफ से बहुत परेशान थी। अब मैं माँ को क्या बताती कि मैं तो पिज्जा हाउस पर मामूली सी नौकरी कर रही थी, लाख रुपए मुझे कहां से मिलते। मैंने माँ की बात का कोई जवाब नहीं दिया
लेकिन माँ की आंखों में मुझे चमकते हुए उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। माँ को यकीन था कि मुझे कंपनी से लोन मिल जाएगा और मैं सोच रही थी कि मेरे झूठ ने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अगले अगले दिन मैं नौकरी पर भी सर वक्त परेशान रही और यह बात मेरे साथ काम करने वाली लड़की ने नोट कर ली। वह मुझे खाने लगी कि क्या बात है मधु, आज तुम बहुत ही ज्यादा परेशान गा रही हो। मैंने उसे बता दिया कि बड़ी बहन की शादी करनी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं। मेरी बात सुनकर वह खाने लगी। तो इतना खर्चा करने की क्या जरूर है, सादगी से विदा कर दो। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ने गई, पर ठीक ही तो कह रही थी। इतना मसाला बनाने की जरूर ही क्या थी। घर आकर मैंने माँ को यही मशवरा दिया कि वह सादगी से बहन की विदाई कर दे। लेकिन मेरी बात सुनकर माँ खाने लगी कि हर किसी को हमारे मसलों की जानकारी नहीं है। लड़के वालों ने पहले ही दहेज के नाम पर एक लंबी लिस्ट थम दी है और अगर मैंने खाली हाथ तेरी बहन को विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले सारी जिंदगी उसे बातें सुनते रहेंगे। माँ की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि ऐसी जगह दीदी की शादी करने की जरूर ही क्या है। मेरी बात सुनकर माँ नाराज हो गई और खाने लगी। ना जान कैसे कैसे करके तेरी बहन का एक अच्छी जगह से रिश्ता आया है और तू इसमें भी नक्स निकाल रही है। अगर आज तेरा अब जिंदा होता तो मुझे तेरी मिन्नत ना करनी पड़ती। वह खुद ही अपनी बेटी के लिए कैसे भी करके रकम जमा कर। लेट माँ की आंखों में आंसू आ गए थे और उनकी बात ने मेरा दिल भी दुख दिया था। वह ठीक ही कह रही थी। अगर बाबा जिंदा होते तो वह किसी भी तरह पैसे जमा कर ही लेते। मैंने माँ को के गले लगा लिया और उनसे वादा कर लिया कि मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर लूंगी। मैं खुद भी नहीं जानती थी इतने सारे पैसे मुझे कहाँ से मिलेंगे। आपका सैया वाकई औलाद के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। वह अपनी जान पर खेलकर भी औलाद को जिंदगी के सारे सुख देता है और मेरे लिए अपने आप की जगह लेना बहुत ही मुश्किल था। दिन यूं ही परेशानी में गुर्जर रहे थे। मैंने पिज्जा हाउस के मैनेजर से पैसों की बात की थी, लेकिन मेरी बात सुनकर जिन नजरों से उन्होंने मुझे देखा था, मैं खुद ही जमीन में गड़ गई थी। वह लड़के अब भी रोजाना पिज्जा हाउस आते थे। मैं उनका ऑर्डर लेने गई तो उनमें से खाने लगा। क्या बात है, आज तो आपका चेहरा बिल्कुल ही उतरा हुआ है। उसकी बात सुनकर ना जान क्यों मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वह बार बार पूछने लगा कि मैं उसे अपनी परेशानी बताऊं। ना चाहते हुए भी मैंने उसे अपना मसाला बता दिया था, क्योंकि मुझे भी किसी ऐसे इंसान की तलाश थी जिसके आगे मैं खुलकर अपना दर्द बयान कर सुकून। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह खाने लगे कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इस कादिर परेशान हैं। हमने आपको अपना कार्ड इसीलिए दिया था कि कोई भी परेशानी हो तो आप हमें याद कर लें। मैं हैरत से उनके चेहरे देखने लगी। मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह 5 अजनबी लड़की मुझे पैसे दे सकते हैं, लेकिन उन पांचों ने फौरन ही मुझे लाख रुपए की ऑफर कर दी। मैं उनकी तरफ देख रही थी। वह लाख रुपए देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे भी उनके कुछ काम आना होगा। उनकी बात सुनकर मैं थितक गई। उन लड़कों को मुझे क्या काम हो सकता था, ये बात समझना में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी थी। मैंने फौरन ही घबरा कर कहा कि मैं एक शरीफ घराने से संबंध रखती हूं और मैं कोई गलत काम नहीं कर। शक्ति वह हंसकर खाने लगे कि हमने सिर्फ पेशकश की है। काबुल करना ना या ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन आज के दौर में कोई भी नहीं देगा, चाहे वह आपका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। बात तो उनकी भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मैं अपनी इज्जत गिरवी रखकर लाख रुपया हासिल नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने उन्हें साफ इनकार कर दिया। मैं हालात से पूरी तरह थक चुकी थी और ऐसे ही थकी हरी जब लौट कर घर आई तो मेरी माँ और बहन मेरे इंतजार में थीं। माँ ने बताया कि दीदी के ससुराल वाले 1 महीने बाद ही शादी की बात कर रहे हैं और वह दीदी के साथ साथ छोटी को भी अपने छोटे बेटे के लिए लेना चाहते हैं। इसी तरह एक खर्च में दोनों शादियां हो जाएंगी। छोटी के रिश्ते का सुनकर जहां मुझे खुशी हुई थी, वही 1 महीने का वक्त सुनकर मेरी जान निकाल गई थी। पैसों का कोई इंतजाम ना हो सका था और माँ मुझे उम्मीद बंधे बैठी थी। मैंने एक नज़र अपनी दीदी के चेहरे पर डाली, जहां बहुत समय बाद खुशी की रौनक नजर आ रही थी। मैं भी दीदी के ससुराल वालों से मिली थी। वह लोग वाकई बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन आज के दौर में सादगी और बगैर दहेज के कौन दुल्हन विदा करवाता है। वह भी इसी समाज में रहने वाले थे।
मैं अपनी बहनों की खुशी को हमेशा कायम देखना चाहती थी। मैंने माँ से कहा कि आप शादी की तारीख पक्की करते पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरी बात सुनकर तो घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी, मगर वह लोग इस बात से बेखबर थे कि यह खुशी उन्हें मेरी आबरू की बर्बादी के बदले होने वाली थी। अगले दिन मैंने उन 5 लड़कों से हामी भर ली। वो मुस्कुराकर खाने लगे कि हम जानते थे कि आप जरूर मां जाएंगे। उन 5 ने एक रात के लिए मुझे अपने साथ ले जाने की बात की थी। मैंने मां को बता दिया कि साल के आखिर की वजह से कंपनी में काम बहुत ज्यादा है और मुझे एक रात कंपनी में ही गुजरा होगी। कंपनी ने मेरा लोन मंजूर कर लिया है, इसीलिए मैं उनकी बात मानने में मजबूर हूं। लोन पास होने की बात सुनकर मां इस कादिर खुश हो गई कि उन्होंने मुझे रात रुकने की इजाजत भी दे दी और मैं पिज्जा हाउस से छुट्टी होने के बाद उन 5 लड़कों के साथ चली गई। उन 5 ने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब छाता लड़का अंदर आया तो मुझे देखकर उसकी चीखें निकाल गईं, क्योंकि पूरा बिस्तर खून में भीगा पड़ा था और मैं अपनी जिंदगी की शायद आखिरी सांस ले रही थी। उसने तुरंत ही मुझे अपने बाजू में उठाया और गाड़ी में डालकर एक छोटे से अस्पताल में ले आया, जहां शिकायत उसका कोई जनवाला ही डॉक्टर था। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालात कुछ बेहतर हुई, लेकिन मेरा जख्मी तन मेरी बर्बादी की गवाही दे रहा था। वह लड़का उन 5 का ही दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अभी बाकी थी और उसे मुझमें पर रमे गया था, वरना शायद मैं इस बिस्तर पर दम तोड़ जाती। मैंने मां को फोन करके बता दिया था कि मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं हुई है। उसे लड़के ने अस्पताल का सर खर्चा खुद उठाया था और उसके दोस्तों से वो लाख रुपए लेकर मुझे दिए थे। वह 5 बहुत ही अमीर कारोबारी लोगों के बेटे थे, जो चाहते तो बगैर मुझे बर्बाद किया भी मेरी मदद कर सकते थे। मेरे ठीक होने पर मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी और रकम भी मेरे हाथ आ गई थी, लेकिन अब कुछ भी पहले जैसे नहीं रहा था। उसे लड़के ने मुझे अपनी फैक्ट्री में नौकरी की ऑफर दी थी और यकीन दिलाया था कि मैं वहां इज्जत से नौकरी कर सकूंगी। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई और मैं उसे लड़के की फैक्ट्री में नौकरी कर रही थी। एक बात मैं अच्छी तरह जान गई थी कि आज के इस दौर में बगैर किसी मतलब की मदद करने वाले लोगों की गिनती ना होने के बराबर है। हमेशा नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नजर से देखें, क्योंकि वह बहुत ही मजबूरी की हालात में अपने घरों से निकलते हैं, चाहे फिर वह टांग कपड़े पहनकर किसी पिज्जा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।